सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वे टू पीसीएस। सो आज हम लोग आपस में ये बात करेंगे कि जो 66th बीपीएससी का मेरा इंटरव्यू हुआ था 19th ऑफ मई को किस तरह का प्रश्न मुझसे पूछा गया था। ओके, और इसका क्या बेनिफिट होने वाला है जो अपकमिंग बीपीएससी का कोई भी इंटरव्यू होगा उसमें। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं 64th और 65th का एक सेपरेट लेक्चर लेके आऊँगा, लेकिन ये जो अभी करंट में हुआ है उसका इंटरव्यू का है। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो ये मेरा आप देख सकते हैं 64th का रिजल्ट था। 64th बीपीएससी में मुझे इंटरव्यू में 75 मार्क्स मिला था। ओके, जो कि एक एवरेज से अच्छा स्कोर उस साल के लिए माना जा सकता है, क्योंकि जब हम लोग अपना इंटरनल सर्वे करवाया था तो 68 एवरेज था। खैर, तो ये हो गया। और अभी मैं बिहपुर में कार्यरत हूँ सप्लाई इंस्पेक्टर के पोस्ट पे। 65th में भी मुझे एग्जैक्टली 75 मार्क्स हुए थे, जबकि मेरा इंटरव्यू मुझे लग रहा था 64 से बहुत ही अधिक अच्छा हुआ था, बेहतर हुआ था फिर भी। और ये मेरा 67th का है। अभी मैं इंटेंशनली इसको हाइड किया हूँ, रिजल्ट के बाद मैं पब्लिश करूँगा अगर अच्छा रहा तो। होप इट ये अच्छा ही हो। चलिए, तो जब भी आप बीपीएससी में जाइएगा तो मेरा जो था वो सेकेंड शिफ्ट में इंटरव्यू था। जैसे ही आप इंट्रेंस कीजिएगा वहाँ मेन गेट पे, तो वहाँ पे एक टेबल लगा रहता है, वहाँ पे एक उनका एम्प्लॉई रहता है जो आपका एडमिट कार्ड और आपका आधार कार्ड चेक करते हैं। उसके बाद वहीं पे बैठने के लिए बना हुआ है, जो राइट साइड है वहीं पे इंट्रेंस टेस्ट के जस्ट बगल में। तो वहाँ इंट्रेंस गेट के जस्ट बगल में वहाँ पे आप आपके साथ जो गार्जियन गए हैं वो भी बैठ सकते हैं, आप भी बैठिए जब तक वो लोग आपको अंदर नहीं बुला रहा है, टाइम नहीं हो जा रहा है तब तक। टाइम का इंटरव्यू में बीपीएससी बहुत ही अधिक पंक्चुअल है, हालांकि रिजल्ट में बहुत अधिक पंक्चुअल नहीं है, फिर भी टाइम जो वहाँ पे आप जाइएगा तो वहाँ पे वो लोग बहुत अधिक पंक्चुअल रहता है। आपको एग्जैक्ट 1 बजे एक लोग आएंगे और फिर वो आपको एक दूसरे रूम पे ले जाएंगे। और जब दूसरे रूम के पास ले जाएंगे तो वहाँ गेट पे सबको खड़ा करके एक कोड दिया जाता है, वहाँ ग्रुप फॉर्म किया जाता है, 3 या 4 जितना भी बोर्ड हो। सपोज कीजिए अगर वो आपको A1 बोल रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि बोर्ड ए जो होगा उसमें पहला आप स्टूडेंट होंगे जिनका इंटरव्यू होगा। और अगर मान लीजिए किसी का A9 है तो उस बोर्ड का 9th स्टूडेंट होंगे आप। इसी तरह से B1 से लेकर के B10 तक होता है और C1 से C10 तक होता है। यानी हर एक शिफ्ट में 10 लोगों का एक बोर्ड मेंबर जो है एक बोर्ड में इंटरव्यू होता है। तो फिर जब आपका ये ग्रुप बन जाएगा तो इसी ग्रुप में इसी ऑर्डर में आपको एक नेक्स्ट रूम में ले जाया जाएगा और वहाँ पे कोविड टेस्ट होती है। अगर आपका कोविड टेस्ट निगेटिव निकलता है तभी आपको यहाँ से आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो मेन बिल्डिंग है उसमें लाया जाता है, अन्यथा आपको वहाँ पे नहीं लाया जाता है। ओके, तो जब आपका कोविड निगेटिव निकल गया है इसके बाद आप जाइएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी फिर क्या होते हैं कि वहाँ पे 3-4 टेबल लगे रहते हैं, जितने भी बोर्ड होंगे। सपोज कीजिए 3 बोर्ड है तो 64th 65th में तो 4 बोर्ड होते थे, इस बार 3 ही बोर्ड था 66th में। तो 3 बोर्ड है तो 3 टेबल लगा हुआ है। उस टेबल पे इसी सीरियल नंबर में जब आपका ग्रुप फॉर्म हुआ था तो A1 से लेकर के A10 तक जो हुआ तो वो A1 टेबल पे जाएंगे, उसी तरह से B1 और B टेबल पे उसी तरह से C टेबल पे जाते हैं। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर हो जाता है तो फिर उसके बाद वो लोग आपको एक रेंडम कोड देंगे। वो एटीएम तरह का कार्ड होगा जिस पे कुछ डिजिट्स लिखे होंगे और वो डिजिट्स रेंडम होते हैं, जो कि आपका रोल नंबर समझिए, एक तरह से इंटरव्यू का रोल नंबर हुआ ये जो रेंडम कोड होता है। और ये कोड आपको दे दिया जाता है। फिर एक प्यून आएंगे और यहाँ से आपको इंटरव्यू हॉल ले जाएंगे। तो ये जब इंटरव्यू हॉल ले जाते हैं तो वहाँ वीडियोग्राफी सब भी होता है गेट पे, और उसके बाद आपको इंटरव्यू हॉल ले जाएंगे। तो इंटरव्यू हॉल सपोज कीजिए ये है तो इसके बगल में एक गेट पे एक वेटिंग हॉल होता है। तो पहले आपको वेटिंग हॉल में बैठाया जाएगा और फिर जब बोर्ड मेंबर या चेयरमैन सर बेल बजाएंगे तो वो प्यून आपके साथ जाएंगे, आपका गेट खोल देंगे और आपका जो कार्ड है वो दे देंगे चेयरमैन सर को, और फिर वो निकल जाएंगे। अब यहाँ से आपका एक्चुअल इंटरव्यू शुरू होता है। ओके, तो फिर आप यहाँ पे विश कीजिए और जैसे ही विश कीजिएगा उसके बाद वो लोग आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे। तो जो मेरा बोर्ड था इस बार का वो था दीप्ति मैम का। मैं 3 बार बीपीएससी इंटरव्यू दिया हूँ। पहला बार मेरा अशोक कुमार भगत सर का था, दूसरा बार सुहेंद्र चौधरी का था 65 में, और इस बार दीप्ति मैम का है। डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन इसमें एक मेंबर है जो M3 में मैं बोल सकता हूँ कि वो मुझे पिछला तीनों इंटरव्यू में मिला है। ये मेंबर
ये मेंबर सेम बोर्ड में है, जिस जिस बोर्ड में मैं गया हूँ उस बोर्ड में उनको मैं देखा हूँ, इस बार भी वो मेरे बोर्ड में थे, बट चेयरमैन चेंज थे और ये दोनों मेंबर एक तरह से समझिए चेंज थे। तो टोटल 4 लोग होते हैं रूम में। तो आप जब जाइएगा तो थोड़ा आप विश कीजिएगा, फिर आपको वो बैठने के लिए बोलेंगे और उसके बाद आपका इंटरव्यू शुरू होता है। तो मेरा जो था, सबसे पहले तो चेयरमैन मैम या सर आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे। तो वो मुझे बहुत कूल करने का प्रयास की। वो पहले जैसे आप समझिए एक तरह से फैमिली में जैसे हम लोग बात करते हैं कि आपको पटना आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, आज गर्मी तो बहुत है, ओके, तो फिर आपको पानी वानी का व्यवस्था था ना बाहर में, ये इस तरह से पूछ रहे थे। वो मुझे कूल करने का प्रयास कर रहे थे। इन जनरल हर एक बार होता है, इस बार दीप्ति मैम कुछ ज़्यादा ही कूल करने की कोशिश कर रहे थे, ओके। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले जो मुझे क्वेश्चन पूछा था, जैसा कि मैं एक प्रीलिम्स का इंटरव्यू का स्ट्रेटजी वीडियो भी बनाया था, ओके, कि पिछला 2 बार का इंटरव्यू के आधार पे, तो उसमें भी मैं आपको बताया था कि पहला क्वेश्चन ग्रेजुएशन सब्जेक्ट या फिर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट यहीं से शुरू होता है। जनरली ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से ही शुरू होता है। अभी मैं आपको एक मॉडल आंसर भी दिखाऊंगा जो मैं ऑलरेडी बना के रखा था। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार आते हैं, तो उसका आंसर आपको बना लेना चाहिए, आपको प्रैक्टिस देना चाहिए। मॉक जब आप देते हैं तो वहाँ भी आपको वो सारा चीज़ बताना चाहिए। तो मैं एक पेज दिखाऊंगा नेक्स्ट में, देख लीजिए यहाँ पे, फिर मैं बाद में बताता हूँ उसको। तो वो मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, बाद में मैं इसको शेयर भी कर दूंगा उस डॉक्यूमेंट को, उसके लिए कोई बड़ा बात नहीं है वो। हालांकि उस डॉक्यूमेंट को बनाने में मैं एटलीस्ट 20 से 30 आवर्स का टाइम दिया था। खैर कोई बात नहीं, वो मैं शेयर कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन जो होता है, व्हाट इज़ योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। तो जैसे मेरे केस में मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट जो है वो बीटेक है। मैं एनआईटी के सूरतकल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरतकल से बीटेक किया हूँ। और मेरा जो बैच था वो 2007 से 2011 का बैच का मैं स्टूडेंट हूँ। उस समय में AIEEE हुआ करता था और AIEEE के थ्रू मेरा ऑल इंडिया रैंक 101 आया था। और फिर मेरा सिलेक्शन जो है मुझे NIT सूरतकल मिला था, ओके। खैर वो सब छोड़िए, अभी जो मेरा बात है वो बताता हूँ। तो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में बताया। फिर वो बोल रही थी कि अच्छा आपको वर्किंग एक्सपीरियंस है क्या। तो मैं उनको बोला कि हाँ, मुझे अराउंड 10.5 ईयर का जो है प्राइवेट सेक्टर में काम करने का एक्सपीरियंस है और रिसेंटली मैं अभी एज ए सप्लाई इंस्पेक्टर ज्वाइन किया हुआ हूँ। तो वो मुझे पूछे कि तुम्हारा क्या काम है प्राइवेट सेक्टर में, तुम्हारा क्या काम था, तुमने 10.5 साल वहाँ पे काम किया है, तो क्या काम था। तो वो मैं आप उनको बताया। जैसे मैं थोड़ा डिटेल में बताने वाली थी कि वो रोक दी मुझे, बोले अच्छा कोई बात नहीं छोड़ो। फिर वो मुझे बोले तुम्हारा रोल क्या था वहाँ पे। तो मैं अपना रोल स्क्रम मास्टर और जो जो मेरा डेवलपमेंट में मैं जो काम करता हूँ, UI डिज़ाइन पे काम करता हूँ, तो वो सारा चीज़ उन्होंने मुझे, मैं उसको उनको बता ही रहा था। तो जैसे ही वो 1 मिनट के आसपास हुआ होगा कि वो मुझे फिर से रोक दी कि बोले छोड़ो, ये बताओ कि तुम सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहता। तो ये जितनी भी क्वेश्चन है, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये किसी से भी पूछा जा सकता है और आपको इस क्वेश्चंस को तैयार करके पहले से रखना चाहिए। इसका जो बेस्ट आंसर आपको लग रहा है वो पहले से बना करके रखे रहिए। उसको 1 2 4 बार पढ़ लीजिए ताकि वहाँ पे आप थोड़ा इधर उधर मत हो जाइएगा, आप उसको कर सकते हैं, ओके। तो मैं अपना मॉडल आंसर आपको दिखाता हूँ कि मैं इस तरह से बना के रखा था, व्हाट डू यू डू नाउ डेज। तो मान लीजिए वो कुछ भी पूछें तो इसी से जुड़ के पूछेगा, या व्हाट इज़ योर वर्क इन द करंट जॉब। तो जो भी मैं इंटेल में काम करता हूँ, जो भी मेरा GUI का काम था, ऑसिलोस्कोप का काम था, जब मैं कहीं और काम करता था, तो ये सारा चीज़ आप उसमें बता सकते हैं, आपका जो भी प्राइवेट सेक्टर में था। तो ये मेरा पुराना बना हुआ है, इसीलिए मैं अभी पब्लिक सेक्टर वाला अपडेटेड नहीं किया हूँ सप्लाई इंस्पेक्टर का, तो मैं आपको जस्ट एक दिखा रहा हूँ। फिर आप करंट जॉब क्यों छोड़ना चाहते हैं, सेम एज ये क्वेश्चन हुआ कि आप सिविल सर्वेंट क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। आप यहाँ देखिए, ये है ना, व्हाई डू यू वांट टू बिकम सिविल सर्वेंट। तो इन दोनों का आंसर, इस तरह के क्वेश्चन का आंसर एक ही हो सकता है कि भाई कुछ पुल फैक्टर होगा उसमें, कुछ पुश फैक्टर, यानी कुछ चीज़ ऐसी होंगी जो इसके कारण मैं इसमें आकर्षित हुआ इस जॉब के लिए। और कुछ ऐसा भी रहा होगा कि मैं जहाँ करंट में जॉब कर रहा हूँ वो मुझे अच्छा सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा, तो वहाँ से पुश फैक्टर भी हो रहा होगा कुछ। तो ये पुल फैक्टर पुश फैक्टर करके आप बता सकते हैं। तो ये कुछ मॉडल आंसर है, ये मैं बाद में आपको शेयर कर दूंगा जब इंटरव्यू आने वाली होगी। अभी हम लोग जस्ट बात करते हैं इसमें क्या था। फिर कि अगर मैं आपको मान लीजिए किसी उनको लग रहा होगा कि कोई कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट, आप कभी मान लीजिए इंटरव्यू में ये बोल दीजिएगा कि मैं UPSC का भी परीक्षा लिख रहा हूँ, तो वो आपको बोलेंगे कि अगर आपको करंट जॉब मिलेगा तो क्या आप करोगे, या आपको कोई दूसरा जॉब मिल जाएगा तो आप छोड़ दोगे, या किस तरह का जॉब मिलेगा कि आप छोड़ दोगे इसको। ये सब क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, तो आ सकता है। तो ये मैं आपको एक तरह से मॉडल दिखा रहा था। तो ये था मेरा चेयरमैन मैम के द्वारा पूछा गया। और कुछ क्रॉस क्वेश्चंस भी होंगे जो मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, बट इतना क्वेश्चन तो जरूर था, ओके। और बहुत ही कोऑपरेटिव थी, पूरा स्माइल दे रही थी वो, ठीक है। ये मेरा दूसरा ही दिन इंटरव्यू था। इंटरव्यू 18th को शुरू हुआ था, 19th को मेरा इंटरव्यू था, नेक्स्ट डे, ओके। फिर मेंबर 1 के पास आते हैं। तो मेंबर 1 था, वो मुझे कुछ बोल रहे थे कि टेल मी समथिंग अबाउट द टेक्नोलॉजी नेम, मतलब कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी का नाम बताओ जो कि 2 डिवाइस को कनेक्ट कर रहा होगा।
तो मैं उनको कुछ नाम से बताया कि वन टेक्नोलॉजी जो भी है, ब्लूटूथ, ये जितना भी अपना हॉटस्पॉट, वाईफाई, ये सारा चीज़ मैं बताया। फिर वो मुझे बोलते हैं कि मैंने जैसे ही ब्लूटूथ नाम बताया, अब ये क्वेश्चन जो था ये गेम चेंजर था। ये क्वेश्चन ऐसा था कि मुझे समझिए तो थोड़ा प्रेशर में डाल दिया था वहाँ पे वो लोग, कि ब्लूटूथ का नेम ब्लूटूथ ही क्यों है? उसका नेम रेड टूथ हो जाना चाहिए था, व्हाइट टूथ हो जाना चाहिए, ब्लूटूथ ही आखिर क्यों नाम पड़ा? अब देखिए, ये ऐसा चीज़ है कि अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप क्या बताइएगा? तो मैं उनको बोला कि सॉरी सर, मुझे ये इनका आइडिया इसका आइडिया नहीं है। तो वो फिर मुझे इंसिस्ट करने लगे, नहीं गेस करो तुम कि किसी राजा के नाम पे है, किसी साइंटिस्ट के नाम पे है, या किसी। बोले सर मुझे इस क्वेश्चन में मैं क्या गेस कर सकता हूँ, मुझे नहीं आ रहा है, सॉरी सर। तो वो बोले कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हम बोले कि हो सकता है कोई साइंटिस्ट जो बनाए हुए उनका नाम होगा, या फिर जो कंपनी फाइनेंस कर रही होगी उसका नाम होगा। तो मुझे सर एग्जैक्टली नहीं पता है, सॉरी, मैं इसका नहीं कर सकता हूँ मतलब आंसर। तो उनको मैं सॉरी बोला। उसके बाद वो फिर थोड़ा प्रेशर बनाने की कोशिश करने लगे, नहीं नहीं ये तो आसान सा क्वेश्चन था। वो आपस में बात करने लगे, ये क्वेश्चन तो किसी को भी आना चाहिए, तुम तो इंजीनियर रहे हो, तुमको ऐसे कैसे नहीं पता है कि ब्लूटूथ का नाम क्या होता है? वो लोग आपस में, भाई मैं इंजीनियर बना हूँ तो मुझे ये ब्लूटूथ का ब्लूटूथ या व्हाइट टूथ या रेड टूथ ये नाम कौन बताएगा भाई? ऐसा नहीं संभव होता है कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू शुड नो। ओके, आप इंजीनियर हो इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी इंजीनियरिंग, क्या छोटा फील्ड है क्या? एक फील्ड में लोग पीएचडी करते हैं। खैर, वहाँ पे ये सारी चीज़ तो नहीं बोलने का था, मैं पोलाइटली उनको सॉरी बोल के वहाँ से निकल गया। उसके बाद था कि आप ये बताओ कि मोस्ट इफ़िशिएंट वे क्या होगा जिसके थ्रू कि तुम दो कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हो। तो फिर मैं बोला सर मोस्ट इफ़िशिएंट का मतलब पावर इफ़िशिएंसी, स्पीड इफ़िशिएंसी, या क्या? बोला नहीं नहीं नहीं, पावर कंजम्पशन कम हो। तो फिर मैं उनको बोला कि सर ब्लूटूथ ऐसी है जिसको हम अगर कनेक्ट करेंगे तो उसमें पावर कंजम्पशन कम होगा। जैसे कि अगर मैं वाईफाई से यूज़ करता हूँ तो फिर वाईफाई में क्या होगा कि वाईफाई के राउटर को हम लोग एटलीस्ट एक्स्ट्रा पावर देना पड़ेगा। ओके, लेकिन यहाँ दो डिवाइस है, दो डिवाइस के बीच में कोई एक्स्ट्रा पावर का नहीं होगा। और फिर वो बोले कि नहीं बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे है तब बताओ। तो हम बोले सर ब्लूटूथ तो और आसान है कि वो शॉर्ट डिस्टेंस भी होगा। अच्छा ठीक है, ब्लूटूथ का रेंज बताओ कितना होता है? तो ये सारा चीज़ मुझे पता था, लेकिन मैं ब्लूटूथ का नाम नहीं बताया। फिर वो सेटिस्फाई हो गए यहाँ पे। फिर वही मेंबर मुझे क्या बोलते हैं कि इन रिसेंट टाइम इन दिल्ली एंड वेस्टर्न इंडिया। ओके, हाँ एक चीज़ और, वहाँ पे मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे इंग्लिश में पूछा जाए, लेकिन वो लोग मुझे एक भी क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं, वो खुद हिंदी में बोल रहे थे। तो ये अच्छा नहीं लगता कि मैं उनको इंग्लिश में बोलूँ। लेकिन 65th में मुझे याद है दो मेंबर मुझसे पूरा इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे थे, मैं उनको पूरा इंग्लिश में जवाब दिया था। लेकिन वो यहाँ पे मुझे हिंदी में ही वो लोग पूछे इस बार, और 64 में भी मुझसे सभी लोग हिंदी में ही पूछे थे। तो वो बोले थे कि दिल्ली और जो वेस्टर्न इंडिया है यहाँ पे डस्ट स्टॉर्म हो रहा है आजकल, बहुत सारा, सॉरी डस्ट बहुत था उसके इन्वायरमेंट में, जिसका क्या रीजन है? तो फिर मैं उनको बताया कि सर जब धान कटती है तो पराली जब जलाया जाता है पंजाब के एरिया में, तो वहाँ पे भी उसका भी डस्ट आता है। साथ ही साथ जो फिर सॉरी 1 मिनट, तो फिर जो दिवाली में पटाखे चलाए जाते हैं उससे भी होता है। क्योंकि दिल्ली जो है कैपिटल है, बहुत सारे स्टेट्स को, मेजर स्टेट्स को कनेक्ट करता है वो। तो उसके आसपास में जो ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स है, यानी बहुत सारा ट्रक्स, हैवी व्हीकल्स, वो सब चलता है, जिसके कारण डस्ट रहता है। नहीं बोला ये तो नॉर्मल टाइम है, इन जनरल क्या होता है, मतलब अभी क्यों हुआ है? ये तो नॉर्मली होता ही है दिल्ली में हमेशा, और अभी तो दिवाली का टाइम नहीं है। तो फिर मैं बोला कि सर जो मिडिल ईस्ट है वहाँ पे कुछ दिन पहले देखा गया था कि वेस्टर्ली के इफेक्ट में वहाँ पे डस्ट स्टॉर्म शुरू हुआ था, और फिर वो एयर इंडिया की तरफ भी बढ़ा, और अपना जो वेस्टर्न इंडिया था वहाँ पे था। बोला कि हाँ ये करेक्ट है। तो उन्होंने ये बताया कि हाँ ये करेक्ट है, यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो फिर मैं उनको थैंक यू बोला। तो ये फर्स्ट मेंबर का हो गया। वो फिर सेकेंड मेंबर की तरफ दे दिए। सेकेंड मेंबर में वो पूछे मुझे कि व्हाट इज़ डिलिमिनेशन एक्ट, तुमको डिलिमिनेशन पता है क्या होता है? तो वो फिर मैं अपना जो हम लोग रटे रटाया है अपना एम लक्ष्मीकांत से पढ़े हैं वो मैं बताया कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्री वाउंड्री सब बताने के लिए होता है। तो बनाने के लिए होता है। तो बोला कि अच्छा ये बोलो कि ये अभी रिसेंटली कहाँ कंडक्ट किया जा रहा था? तो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि मुझे एग्जैक्टली मैं पढ़ा नहीं था कि रिसेंटली कहाँ उस समय में, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि चूंकि जम्मू एंड कश्मीर अभी नया नया बना है, तो जम्मू एंड कश्मीर में ही ये डिलिमिनेशन कमीशन का हो रहा होगा अभी कुछ ना कुछ। तो मैं एक तरह से समझिए उनको बिना बताए हुए, मेरी गट फीलिंग बोल रही थी, तो मैं बोल दिया कि सर जम्मू एंड कश्मीर में ये हो रहा होगा। तो वो मुझे पूछते हैं कि हो रहा होगा या हो रहा है? तो हम बोले सर हो रहा है। बोला आर यू श्योर? तो मैं बोले हाँ सर मैं श्योर हूँ। बोला अच्छा चलो ये बताओ कि अगर जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है उसमें? तो उनको मैं सॉरी बोल दिया, सर मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा हूँ, और सॉरी सर मैं अभी घर पे जाने के बाद इसको एक बार देख लूँगा, लेकिन मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। तो वो फिर मुझे इंसिस्ट करने लगे, तुम ये बताओ कि क्यों हो सकता है ऐसा कारण?
लेकिन मैं सेफली खेलना चाहता था, मैं इतना डिटेल में जाना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे उस समय में पढ़ा नहीं था, मुझे ये लग रहा था कि फिर हम बोले सर हो सकता है कि कुछ कुछ खास जो सेक्ट्स के लोग होंगे उनका पॉपुलेशन डिफरेंट डिफरेंट, मतलब उस एरिया में कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी जिनको जिनका जो वोट बैंक होगा होगा वहाँ पे उनका उनको लग रहा होगा कि ये उनको बीचों बीच डिवाइड कर रहा है या कुछ इस तरह से हो रहा है कि उनका वोट बैंक नहीं प्रॉपर होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट वोट पॉलिटिकल पार्टी का डिफरेंट डिफरेंट वोट बैंक भी होता है, तो हो सकता है कि वो हो, लेकिन सर सॉरी सर मुझे एग्जैक्टली इसका आइडिया नहीं है। तो बोले अच्छा ठीक है छोड़ो। फिर मुझे बोले कि अच्छा व्हाट इज़ डेटा प्राइवेसी। तो मैं डेटा प्राइवेसी का जो भी अभी चल रहा था आधार कार्ड से जो आर्टिकल 21 ये सारा, तो वो सारा चीज़ सुप्रीम कोर्ट का जो था आदेश वो भी मैं इस पे बताया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आता है ये मैं अच्छा से नहीं कर पाया, उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाया, और मुझे लगा कि हाँ ये मुझे करनी चाहिए था। तो वो क्या बोल रहे थे कि रिसेंटली क्या हुआ है कि क्रिमिनल सबका बायोमेट्रिक डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। ओके, तो हम बोले कि हाँ सर, ये कुछ मैं पढ़ा था उस समय, तो बोला हाँ सर। तो वो फिर बोले कि अच्छा ये बताओ कि जब इसका डेटा इकट्ठा किया जा रहा है तो उसको कैसे मिसयूज किया जा सकता है। तो फिर मैं बताया कि सर उनका जो डीएनए का भी पूरा इन्फॉर्मेशन उसमें रहेगा, और फिर उनके कोई हेल्थ इश्यूज़ होंगे या कुछ होंगे, उनके जो फैमिली का बैकग्राउंड है मान लीजिए, वो सारा इन्फॉर्मेशन उन लोगों को पता रहेगा। तो वो इसको अगर पब्लिक कर देंगे तो वो थोड़ा हो सकता है कि गलत इंप्रेशन बनाए लोगों में। बोला नहीं नहीं ये नहीं है। फिर हम उनको बोले कि सर डेटा जो है आजकल, मतलब डेटा मान लीजिए कि कुछ दिन पहले ये भी लगा था एलिगेशन कि रसिया जो है यूएसए के इलेक्शन को मैनिपुलेट किया है डेटा के आधार पे। तो आजकल डेटा जो है बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। जितना ही मैं ऐसा इतना बोला उसके बाद वो क्या बोल रहे थे कि हाँ मुझे पता है कि 1 रुपये में एक डेटा बिकता है इंडिया में, आपसे जो फेसबुक डेटा रहता है वो लोग 1 रुपये में बेच देता है, तो पर डेटा का 1 रुपया कीमत है, समझो कितना होता है। फिर आपके मोबाइल पे मैसेज आते रहता है कि ये खरीद लो वो खरीद लो, वो सारा चीज़ डेटा के ही मैनिपुलेशन से हो रहा है। ये मुझे पता है, मुझे कुछ स्पेसिफिक आपसे सुनना है। मुझे नहीं आइडिया आ रहा था उसमें, मैं रियली में मुझे पता नहीं था कि इसका मतलब इतना डिटेल में कि इसका कैसे मिसयूज किया जा सकता है। तो फिर मैं सॉरी बोला। बोले कि नहीं आप इंजीनियर हैं, आपसे तो इतना एक्सपेक्ट किया जा सकता है, इतना तो आपको आना चाहिए था, आप 10-10 साल काम किए आपको इतना भी नहीं आ रहा है। तो वो मुझ पे फिर से प्रेशर बनाने लगे। ओके, लेकिन मुझे नहीं आ रहा था, मैं फिर से बोला सॉरी सर मुझे नहीं आ रहा है, जा करके पढ़ूंगा इसको। उसके बाद वो बोले ठीक है, मेंबर थर्ड को वो दे दिए। मेंबर थर्ड जो है वो मुझे पूछे कि तुम ज्योग्राफी ही क्यों चुना है, दूसरा भी चुनना चाहिए। तो मेरे केस में एक है कि भाई कंप्यूटर साइंस जो होता है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में है ही नहीं, और उसके बाद अगर मुझे कोई सब्जेक्ट चुनना था तो मैं ज्योग्राफी ही चूज़ किया। और ज्योग्राफी इसलिए चूज़ किया कि ज्योग्राफी जो है बेसिकली मुझे थोड़ा इंटरेस्ट भी है बचपन से, और साथ ही साथ ये प्रीलिम्स मेंस के भी जो जीएस पेपर 2 होता है उसमें, और साथ ही साथ आपको इंटरव्यू में भी मदद करता है। एक तो ये, और दूसरा इसका सिविल सर्वेंट में भी सर्वेंट को भी बहुत मदद होता है। मान लीजिए कि अगर आपको जम्मू एंड कश्मीर में कोई इंडस्ट्री लगाना है तो कहाँ लगाइएगा आप? जम्मू एंड कश्मीर में अगर आपको इंडस्ट्री लगाना है और अगर आप चाहिएगा कि आप हैवी इंडस्ट्री लगा दीजिए तो वहाँ रॉ मटेरियल ही नहीं है। ओके, अब रॉ मटेरियल जब दूर है तो वहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सकते हैं। वहाँ फूड प्रोसेसिंग, चूँकि वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स सब होता है तो उसको बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये आप तभी कर पाइएगा जब आपको ज्योग्राफी का नॉलेज हो। एज ए सिविल सर्वेंट अगर आपको ज्योग्राफी का नॉलेज है तो आपको ये सारा चीज़ आएगा। तो इसीलिए मैं इसको चूज़ किया हूँ। खैर वहाँ पे ये मुझे इतना एक्सप्लेन करने का नहीं दिए थे, लेकिन फिर भी मैं मोटा मोटा कीवर्ड्स इसमें बता दिया था उनको। उसके बाद मुझे बोले टेल मी द डिफरेंट टाइप ऑफ डिजास्टर इन बिहार। तो जितना भी डिजास्टर हम लोग पढ़ के गए थे कि अर्थक्वेक है अपना इधर, फ्लड है, ड्राउट है, और आजकल तो जो थंडर स्टॉर्म है उसको भी डिजास्टर में, ये इसलिए पूछा गया था मुझे कि थंडर स्टॉर्म को डिजास्टर कैटेगरी में बिहार गवर्नमेंट उससे 2 दिन पहले डाले थे, तो मुझे लग रहा था इसीलिए न्यूज़ से रिलेटेड था तो वो पूछ रहे थे। तो ये मैं उनको बताया। उसके बाद वो मुझे बोले कि अच्छा ये बताओ कि ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है स्पेशली नॉर्थ बिहार में। तो बेसिकली यहाँ पे जो मैं फ्लड बोला था, तो ट्री क्या होता है कि ट्री क्या होता है कि जो मिट्टी है, मिट्टी के अपरदन जिसको हम लोग बोलते हैं उसको रोकता है, और ये क्या करता है कि जब बाढ़ भी आती है तो उसके वेलोसिटी को भी थोड़ा कम करता है। तो स्पेशली ट्री का इफेक्ट यही है, ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज में भी काम करता है। तो जितना भी 2-3-4 चीज़ था वो मैं बता दिया उनको, और नॉर्थ बिहार में चूंकि फ्लड बहुत आता है तो वहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। फिर मुझे बोले कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। रिसेंटली फॉरेस्ट कवर का आया था, मैं इसको डिटेल में करके गया था, तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में उनको एग्जैक्ट परसेंटेज वाइज बता दिया। फिर मुझे वो क्या पूछते हैं कि व्हाट इज़ द वर्ल्ड विच वन इज़ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट फॉरेस्ट। अब ये मुझे एग्जैक्टली नहीं याद था, मुझे लग रहा था कि अमेजोन बोला जाए, तो फिर मैं उनको बोला सर मैं गेस करूं क्या। मुझे इससे पहले वो 2-3 बार मुझे बोले थे गेस करने, तो इस बार मैं ही पूछ लिया उनसे। तो बोलता नहीं नहीं गेस नहीं आता है तो बताओ, नहीं आता है तो मत बताओ। तो मैं बोला सॉरी सर मुझे नहीं पता है। तो फिर वो मुझे बोले कि ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट जो है वो वर्ल्ड
ओल्डेस्ट फॉरेस्ट है। ओके फिर भी मैं यहाँ पे इंटरनेट पे आके जब चेक किया तो मुझे कहीं कहीं ऑस्ट्रेलियन कहीं अमेजोन फॉरेस्ट ही दिखाई देता है। खैर जो भी, तो वो ये मुझे बोले तो फिर मैं उनको थैंक यू बोला। उसके बाद है इन विच पीरियड डेक्कन प्लेट्यू डेवलप्ड, ये मैं डिजास्टर कर दिया वहाँ पे। ओके वो मुझे पीरियड पूछ रहे थे, मैं ईरा बता के आ गया कि किस ईरा में हुआ था। ये लास्ट क्वेश्चन है, तो वो मुझे बोले कि तुमको पीरियड और ईरा में डिफरेंस नहीं पता है। जैसे बोला सॉरी सर मुझे पता है, जैसे ही मैं बताने वाला था वो लोग फिर हंसने लगे, बोले कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, छोड़ो अब नहीं सुनना है, योर इंटरव्यू इज ओवर, यू कैन गो नाउ। ओके अब इतना सारा चीज़ जो हुआ इसमें कितना टाइम लगा, इसमें बहुत कम समय लगा। आप यही समझिए क्या कि मुझे लगता है कि इस बार मेरा इंटरव्यू जो चला होगा वो 12 से 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं चला होगा। इससे पहले मैं जब भी इंटरव्यू देने गया था 2 बार, तो वहाँ पे जो बोर्ड मेंबर होते थे या जो चेयरमैन सर या जो भी बोर्ड था, उनका ये इंटेंशन नहीं होता था कि इतना जल्दी हटा दिया जाए किसी। इस बार लग रहा था कि वो लोग एक खाना पूर्ति कर रहे हैं कि उनको इंटरव्यू लेना है, किसी भी तरह से स्टूडेंट को लाओ और जल्दी जल्दी ख़त्म करवाओ सबके दिमाग में। जबकि ये समझिए सेकेंड शिफ्ट में मेरा पहला ही इंटरव्यू था, ऐसा भी नहीं था कि मेरा लास्ट था कि जल्दी ख़त्म कर दिया जाए। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि इस बार फिर मैं कुछ अपने मित्र सबसे भी बात किया तो उन लोगों को भी ऐसे ही इंटरव्यू, तो इस बार जो इंटरव्यू का ड्यूरेशन बहुत कम रखा गया, 3 ही बोर्ड थे तो वो लोग भी जल्दी जल्दी ख़त्म करने का, हालांकि पहले भी 18 मिनट से अधिक नहीं होता था लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही कम था। ओके तो ये था। तो मैं अपना इंटरव्यू का अगर रेट करूं तो मुझे लगता है एवरेज जो है बहुत अच्छा इसको नहीं बोल सकते हैं। क्यों कि आप ज्योग्राफी ऑप्शनल का स्टूडेंट है, लास्ट में ये पीरियड और ये तो खैर वहाँ पे समय ही नहीं दे रहे थे वो एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये दूसरा ये जो क्वेश्चन था कि हाउ विल बायोमेट्रिक डेटा ऑफ क्रिमिनल्स विल गेट मिसयूज्ड, तो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा अच्छा से करना चाहिए था। तो ये 2-3 क्वेश्चन थे, फिर भी मुझे लगता है चलो एवरेज तो हुआ है, इतना बहुत ख़राब भी नहीं कह सकते हैं इसको, ना ही बहुत अच्छा कह सकते हैं। क्योंकि बीपीएससी का इंटरव्यू जो होता है वो आप समझिए वही कॉफ़ी विथ करंट टाइप का होता है, फटाफट क्वेश्चन पूछते हैं, फटाफट आंसर दीजिए, आपका आंसर अगर सही हो रहा है तो बीच में रोक करके दूसरा क्वेश्चन पूछने लगेंगे। ये यूपीएससी टाइप का नहीं होता है। जब मैं यूपीएससी दिया था तो मुझे लगता है मेरा 47 मिनट करीब चला था। तो इसमें वो कैसे जज करते हैं खैर वो तो अब वो खुद ही समझेंगे, तो वो हम लोग कुछ बता नहीं सकते, लेकिन इस तरह से मेरा इंटरव्यू चला था। तो मुझे होप ये आशा है कि आपको भी इससे मदद मिलेगी, जब आप नेक्स्ट बार इंटरव्यू में जाइएगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। अब है जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा तो फिर वहाँ से प्यून आपको ले जाएंगे एक रूम में जहाँ पे आपका मेडिकल टेस्ट होना है। इवन इफ़ यू हैव फिल्ड फॉर डीएसपी पोस्ट और नोट दैट डजेंट मैटर, दे विल कंडक्ट इन मेडिकल टेस्ट फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। आप भरे हो नहीं भरे उससे कोई मतलब नहीं है, आपका मेडिकल टेस्ट होनी ही होनी है। बिना मेडिकल टेस्ट दे करके अगर आप चले जाइएगा तो आपका इंटरव्यू पूरा नहीं हुआ है। ये सब सारा गाइडेंस जो है वो पहले ही बता देंगे कि बिना मेडिकल टेस्ट देने मत जाओ। तो रूम 1 में जाइएगा, वहाँ पे 16 रुपीज़ का फॉर्म फिल किया जाएगा, आपसे पैसा लिया जाएगा और फिर आपसे एक फॉर्म फिल किया जाएगा। वहाँ से फिर प्यून लेकर के आपको आएंगे रूम 2 में, जहाँ पे आपका यूरिन टेस्ट किया जाता है, हाइट वेट चेस्ट और बॉडी मास इंडेक्स ये सब पता किया जाता है। फिर रूम नंबर 3 में जाइएगा जो कि लास्ट रूम होता है, उसके बाद आपको कहीं नहीं, आपको अपने ही रूम पे आना पड़ता है क्योंकि वहाँ से ख़त्म हो जाती है। ये इस लास्ट रूम में 3-4 नहीं 5 या 6 डॉक्टर का पैनल बैठे हुए होते हैं। जैसे ही पहले पे बच जाइएगा आप तो टेबल नंबर 1 पे ईएनटी का टेस्ट होगा, ईयर नोज और टूथ ये सारा चीज़ को देखा जाए, जनरली ईयर को ही देखा जाता है, वो लोग देखते हैं। तो ये दूसरा जो होता है फिर टेबल नंबर 2 पे, वहाँ पे आपका ब्लड प्रेशर और दूसरी चीज़ सब के बारे में पता किया जाता है और फिर उसको लिखा जाता है। जो अच्छा से वहाँ पे सबसे अच्छा टेस्ट किया जाता है, जो मतलब किया तो सब कुछ अच्छा से जाता है लेकिन ये जो है उसमें अधिक फोकस दिया जाता है, वो है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस को वो लोग पूरा उस टेबल पे एटलीस्ट 10 to 15, 10 तो नहीं हम बोल सकते हैं 20 के आसपास वहाँ पे कार्ड्स रहते हैं, सबके सब आपको पढ़ने के लिए बोलेंगे। और फिर आपका विजन टेस्ट भी वहीं से किया जाता है कि आप कितना तक देख सकते हैं। फिर एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर होता है जो आपके बोन्स मसल्स इन सब चीज़ के बारे में पूछते हैं कि कहीं आपको कोई हड्डी सब टूटा उटा तो नहीं है, मतलब आपको बहुत खतरनाक फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है। तो ये सारा चीज़ वो पूछते हैं वहाँ पे और देखते भी हैं। और फिर फाइनल जो होता है वहीं पे एक इन सारे डॉक्टर्स के एक हेड भी बैठे रहते हैं जो फाइनल आपको लिखते हैं कि यू आर फिट फॉर ऑल सर्विसेज और नॉट। तो इससे पहले तो जो डॉक्टर 65th 64th में था वो तो सामने में ही लिख देता था, लेकिन इस बार सामने में नहीं लिख रहा था। यहाँ पे जो डॉक्टर था वो बोलते हो गया आपका, आप जाइए, और उनको जो लिखना हुआ होगा वो लिख दिए होंगे, तो वो अलग बात है। तो ये जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर था वो प्रॉपर आपको चलवा के दिखाते थे कि आप चलो। ओके फिर लेफ्ट साइड बायां साइड सब कुछ मोड़ करके, फिर आपका फ्लैट फुटेड तो नहीं, ये सारा चीज़ यहाँ पे अच्छा से दिखाई दे रहा था। 64th 65th में मुझे लग रहा था जितना रिगरस, मतलब आप बोलिए कि वहाँ पे भी ठीक ही चेक किया जा रहा था, लेकिन इस बार कुछ अधिक ही फोकस किया जा रहा था हर एक चीज़ पे। ओके क्योंकि डॉक्टर्स की टीम भी न्यू थी। 64th 65th में सेम था लेकिन 66 में अलग था। फिर
इसी रूम के जो लास्ट टेबल होता है वहाँ पे फाइनल आपका अटेंडेंस बनता है, वहाँ पे टिक मार्क किया जाता है और उसके बाद आपको बोल दिया जाता है कि आप अब जा सकते हैं, योर इंटरव्यू इज ओवर। तो ये सारा जो है मेडिकल का प्रोसेस था, मुझसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये सारा चीज़ था। तो अब लेट्स होप फॉर द बेस्ट रिजल्ट, हम लोग होप ही कर सकते हैं, बाकी तो जो होने का है वो हो गया है। एंड ऑल द बेस्ट टू अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो हु गेव द इंटरव्यू, और जो फ्यूचर में देने वाले हैं उनको भी ऑल द बेस्ट। आपको इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और जो मेरे द्वारा मेरा इंटरव्यू प्रिपरेशन का नोट्स बना हुआ है प्रॉपर, बहुत सारे लोग बोलेंगे क्वेश्चंस तो आपको सब बोल देंगे कि ये क्वेश्चंस आता है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, बट ये आंसर आपको खुद से ही लिखनी होती है। लेकिन फिर भी अगर कहीं से मॉडल मिल जाता है तो लोग उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके आप उसको इजीली आसानी से कर सकते हैं। तो मेरे पास मॉडल आंसर है, जब बीपीएससी का इंटरव्यू होने वाला होगा तब मैं इसको शेयर कर दूंगा आप लोगों से। तो उसके लिए आप चिंता मत कीजिए, पहले आप प्रीलिम्स और मेंस पे फोकस कीजिए। मेरे चैनल पे अगर आपको कोई भी सॉफ्ट कॉपी जो भी मेरा वीडियो लेक्चर है उसका लेना है तो आप इस पे जुड़ जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ज्योग्राफी का जो है बहुत सारा लेक्चर मैं दे दिया हूँ, हिस्ट्री का भी बहुत सारा दे दिया हूँ, करंट अफेयर्स मंथली देता हुई हूँ, और प्लस जीएस पेपर 1 का जो है वो हिस्ट्री का एटलीस्ट 11 लेक्चर में दे दिया हूँ, 4-5 लेक्चर और दूंगा और वो जीएस पेपर 1 का हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। प्रीलिम से पहले ही मैं ये खत्म कर दूंगा। उसके बाद हम लोग मेंस का एकदम पूरा रिगरस क्लास चलाएंगे, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल। और मेरे एक मित्र हैं, यदि उनका सिलेक्शन 66 में हो जाता है तो वो भी आपको मैथिली ऑप्शनल पढ़ा देंगे, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, इतना तो मैं करवा सकता हूँ आपका। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं आंसर करूँगा उसका जितना जल्दी हो सकता है। और अगर आपको लगता है किसी भी तरह से मेरा वीडियो आपको मदद करे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विथ योर फ्रेंड्स, share your this channel link with your friends also. Thank you